आप जिस ऊर्जा को आज साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। अगर आप आज जो सुनने जा रहे हैं उसे सच में समझ गए, तो शायद आप अपनी जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऊर्जा को आज का इंसान मजे और आजादी के नाम पर यूं ही बहा देता है, उसी ऊर्जा को बचाने के लिए हिमालय के योगी अपना पूरा जीवन तपस्या में क्यों लगा देते हैं? क्यों जिस तरल पदार्थ को मेडिकल साइंस सिर्फ एक साधारण बॉडी फ्लूइड मानती है, उसी को हमारे योग शास्त्र जीवन की ताकत और ईश्वर का प्रसाद कहते हैं? आखिर ऐसा क्या है उसमें? सच यह है कि यह केवल वीर्य का विषय नहीं है, यह आपके अस्तित्व, आपकी शक्ति और आपके भविष्य का विषय है। आज हम वीर्य के विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि आप जो साधारण खाना खाते हैं, वह तुरंत वीर्य नहीं बन जाता, बल्कि एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया से गुजरता है। शरीर उसे तोड़ता है, पचाता है, छानता है और उसका सबसे कीमती हिस्सा निकालता है। इसलिए पहले हमें अपने शरीर को मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसी केमिकल लैब की तरह देखना होगा जो 24 घंटे बिना रुके काम करती रहती है। आप जो रोटी, दाल, फल या पानी लेते हैं, शरीर उसे वैसे का वैसा इस्तेमाल नहीं करता। उसे पकाया जाता है, बदला जाता है और उसका सार निकाला जाता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे पेट में एक आग जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, और यही आग जीवन की असली शुरुआत है। जब आप भोजन का एक निवाला मुंह में डालते हैं, तभी से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह भोजन 7 चरणों से गुजरता है, जिन्हें सप्त धातु कहा जाता है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जहां हर अगला चरण पिछले से ज्यादा शुद्ध और ताकतवर होता है। और इस सीढ़ी का सबसे आखिरी और ऊंचा चरण है वीर्य। सबसे पहले भोजन पचकर रस बनता है, जो पूरे शरीर में घूमकर पोषण देता है। फिर यही रस धीरे धीरे रक्त यानी खून में बदलता है। खून से मांस बनता है, मांस से मेद यानी चर्बी, मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं। हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसे मज्जा कहते हैं, जिसे आधुनिक भाषा में बोन मैरो कहा जाता है। इसी मज्जा से आगे चलकर सबसे सूक्ष्म और अंतिम धातु बनती है। यानी समझ लीजिए, एक बूंद बनने के पीछे कई चरणों की प्रक्रिया और शरीर की लगातार मेहनत जुड़ी होती है। इसलिए हमारे पुराने आचार्यों ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना और इसे संभाल कर रखने की बात कही। और आखिर में सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब मज्जा पूरी तरह पककर अपने सबसे शुद्ध रूप में आ जाती है। तभी बनता है शुक्र। पुरुषों में इसे वीर्य कहा जाता है और स्त्रियों में इसे रज कहा जाता है। यह शरीर की अंतिम धातु मानी गई है, यानी सबसे आखिरी और सबसे सूक्ष्म स्तर। अब जरा हिसाब लगाइए, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। हर चरण में लगभग 5 दिन का समय बताया गया है। यानी आज जो भोजन आप कर रहे हैं, उसकी शुक्र बनने की यात्रा करीब 1 महीने बाद पूरी होती है। सोचिए, एक बूंद जिसे कोई 2 पल के सुख के लिए बहा देता है, उसे बनाने में शरीर ने हफ्तों मेहनत की होती है। आपके दिल ने, लिवर ने, किडनी ने और पूरे शरीर ने लगातार काम किया होता है। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है, बहुत सारा भोजन मिलकर थोड़ा सा रक्त बनाता है और बहुत सारा रक्त मिलकर एक बूंद शुक्र बनता है। मतलब यह शरीर की गाढ़ी कमाई है। जैसे बहुत सारे फूलों से थोड़ा सा इत्र बनता है, वैसे ही शुक्र शरीर का इत्र माना गया है। इसका काम साधारण नहीं है, इसका काम है सृजन। एक नए जीवन को जन्म देने की शक्ति इसी में होती है। एक बहुत छोटी सी कोशिका में पूरे इंसान का नक्शा छिपा होता है, उसका रंग, रूप, गुण और बुद्धि तक की जानकारी। आधुनिक विज्ञान इसे डीएनए कहता है और शुक्र उस डीएनए को आगे ले जाने का माध्यम है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक वीर्य क्षय करता है या बार बार हस्त मैथुन करता है, तो उसे तुरंत थकान, ढीलापन या उदासी महसूस हो सकती है। शरीर को दोबारा संतुलन बनाने में समय लगता है। लेकिन योग का दृष्टिकोण यहाँ एक और बात कहता है। उसके अनुसार शुक्र का बनना अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संयम रखे, अपने विचार और आदतों पर काबू रखे, तो यही ऊर्जा शरीर के अंदर ही फिर से काम में लाई जा सकती है। योग में इसे ऊर्ध्वरेता कहा गया है, यानी ऊर्जा का ऊपर की ओर उठना। माना जाता है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो शरीर इस संचित ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देता, बल्कि उसे दोबारा अवशोषित कर लेता है। यही ऊर्जा आगे चलकर ओजस में बदलती है। ओजस को आयुर्वेद में शरीर की चमक, ताकत, तेज और मानसिक स्थिरता का आधार माना गया है। यानी संदेश डराने का नहीं है, बल्कि समझाने का है कि यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं,
बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर से भी जुड़ी हुई मानी गई है। इसलिए इसे संभाल कर और समझदारी से उपयोग करने की बात कही गई है। ओजस, यह शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। ओजस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप टेस्ट ट्यूब में डालकर देख सकें। यह कोई दिखने वाला पदार्थ नहीं है, बल्कि एक तरह की आंतरिक चमक, एक ताकत, एक सकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है। योग की भाषा में कहा जाता है कि जब वीर्य संभल कर रहता है और उसका सही उपयोग होता है तो वही आगे चलकर ओजस में बदल सकता है, यानी शरीर की स्थूल शक्ति सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाती है। माना जाता है कि ओजस सबसे पहले आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। जिस व्यक्ति में आत्मबल और ऊर्जा कम होती है वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, जल्दी डर जाता है, उसे बेचैनी रहती है। लेकिन जिसमें आत्मविश्वास और संतुलन भरा हो वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। स्वामी विवेकानंद को अक्सर इस तरह की तेजस्विता का उदाहरण माना जाता है। ओजस को दिमाग की शक्ति से भी जोड़ा गया है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि संतुलित जीवन शैली, सही भोजन और मानसिक संयम से मस्तिष्क बेहतर काम करता है। योग परंपरा इसी को मेधा शक्ति कहती है, ऐसी बुद्धि जो केवल याद नहीं रखती बल्कि गहराई से समझती भी है। इतिहास में कई महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और योगी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और संयम को महत्व दिया, जैसे निकोला टेस्ला, लियोनार्डो दा विंची, आइजैक न्यूटन और स्वामी दयानंद सरस्वती। इन सब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने काम पर गहरा ध्यान रखा और अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। हालांकि इनके जीवन से जुड़ी कई बातें कथाओं और मान्यताओं पर भी आधारित हैं, लेकिन इतना साफ है कि एकाग्रता, संयम और अनुशासन ने उनकी प्रतिभा को निखारा। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को इधर उधर खर्च करने के बजाय लक्ष्य पर लगाता है तो उसका फोकस तेज हो जाता है। यही तेज उसके चेहरे, उसके व्यवहार और उसकी उपस्थिति में भी दिखता है। कुछ लोगों के पास बैठकर ही शांति महसूस होती है। यह उनके आत्मविश्वास, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। इसलिए असली बात किसी डर या अंधविश्वास की नहीं, बल्कि संतुलन, समझदारी और सही दिशा में ऊर्जा लगाने की है। पुराने समय में ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। कहा जाता है कि वे शेर बाघों के बीच भी शांत रहते थे और जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इन बातों को परंपरा में उनकी आंतरिक शक्ति और तेज से जोड़ा गया है। योग की भाषा में इसे ओजस कहा गया। जब इंसान अपनी ऊर्जा को संभाल कर नहीं रखता, लगातार उत्तेजना और गलत आदतों में फंसा रहता है, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। आज की पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत कम उम्र में बच्चे इंटरनेट पर अश्लील चीजें देख लेते हैं और बिना समझ के गलत आदतों में पड़ जाते हैं। उन्हें कोई सही मार्गदर्शन नहीं देता। बार बार ऐसी आदतें शरीर से ज्यादा दिमाग को प्रभावित करती हैं। बच्चा या युवक सुस्त रहने लगता है, ध्यान कम हो जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ सकते हैं, आत्मविश्वास गिर सकता है, वह लोगों से नजरें चुराने लगता है, चिड़चिड़ा या उदास रहने लगता है। अक्सर इसे सिर्फ शारीरिक कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन असल में यह मानसिक और भावनात्मक असंतुलन भी होता है। जब जीवन में उद्देश्य और ऊर्जा की सही दिशा नहीं होती तो अंदर खालीपन महसूस होने लगता है। यह एक तरह का चक्र बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री देखता है तो दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल बढ़ता है और कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका स्तर गिर जाता है और इंसान खालीपन, पछतावा या गिल्ट महसूस करता है। फिर तनाव बढ़ता है और दिमाग उसी सुख को दोबारा चाहता है। इस चक्र को तोड़ने का तरीका डर नहीं, बल्कि समझ और अनुशासन है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर की ऊर्जा कोई कचरा नहीं है, बल्कि एक कीमती शक्ति है। इसे केवल दबाना ही समाधान नहीं है, बल्कि सही दिशा देना जरूरी है, वरना वही ऊर्जा चिड़चिड़ापन या क्रोध बन सकती है। योग में इसलिए रूपांतरण की बात की गई है। पहला कदम है सही आहार, जैसा भोजन वैसा मन। बहुत ज्यादा मसालेदार, उत्तेजक या नशे वाली चीजें शरीर और दिमाग को भड़काती हैं। संतुलित और हल्का भोजन मन को शांत रखता है। दूसरा कदम है संगति और विचार। कोई भी आदत पहले मन में शुरू होती है। जैसे ही हम गलत दृश्य या विचारों में उलझते हैं, शरीर के हार्मोन बदलने लगते हैं। इसलिए असली नियंत्रण शरीर से पहले मन पर करना पड़ता है। इसीलिए योग परंपरा में कहा गया है कि आंखों और कानों की रक्षा ही ऊर्जा की रक्षा है। जो चीजें हम देखते और सुनते हैं वही हमारे मन में बीज बनकर जम जाती हैं। अगर दृश्य और विचार ही गलत होंगे तो मन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन केवल खाना बदल लेने या बुरे विचारों से बचने से ही सब नहीं होता। जमा हुई ऊर्जा को सही दिशा देने की भी जरूरत होती है।
योग में प्राणायाम, अश्विनी मुद्रा, मूल बंध और अन्य बंधों का अभ्यास इसी उद्देश्य से बताया गया है। जब कोई व्यक्ति सांस पर नियंत्रण करना सीखता है और शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को साधता है, तो उसका ध्यान और ऊर्जा ऊपर की ओर केंद्रित होने लगती है। शीर्षासन या सर्वांगासन जैसे उल्टे आसन भी खून के बहाव को दिमाग की ओर बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। लगातार कुछ महीनों तक संयम और अनुशासन रखने से शरीर और दिमाग में बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे बेहतर फोकस, स्थिर आवाज, साफ त्वचा, अच्छी नींद और सुबह जल्दी उठने की आदत। लेकिन इस रास्ते पर एक कठिन दौर भी आता है, जिसे आजकल कुछ लोग फ्लैट लाइन कहते हैं। ये वह समय होता है जब इंसान को अचानक सुस्ती, खालीपन या उत्साह की कमी महसूस हो सकती है। यह दौर इसलिए आता है क्योंकि दिमाग लंबे समय से जिस तरह की तेज उत्तेजना और डोपामिन का आदी हो चुका होता है, वह अचानक कम हो जाती है। तब दिमाग थोड़े समय के लिए असंतुलित महसूस करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नशा छोड़ने वाला व्यक्ति शुरुआत में बेचैनी महसूस करता है। कई लोग इसी चरण में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले सब ठीक था। लेकिन असल में यह दिमाग के दोबारा संतुलित होने की प्रक्रिया हो सकती है। जब व्यक्ति धैर्य रखता है, नियमित दिनचर्या, व्यायाम, प्राणायाम और सकारात्मक कामों में लगा रहता है, तो धीरे धीरे मन साफ और स्थिर होने लगता है। इसीलिए इस समय घबराने की जगह समझदारी और निरंतरता की जरूरत होती है। केवल ऊर्जा को दबाना समाधान नहीं है, उसे पढ़ाई, काम, सेवा, रचनात्मकता और साधना जैसी सही दिशा में लगाना ही असली परिवर्तन लाता है। रीढ़ का श्वसन या स्पाइनल ब्रीदिंग एक सरल मानसिक अभ्यास है, जिसे आप रात को सोते समय या जब भी भीतर बेचैनी महसूस हो कर सकते हैं। आंखें बंद करके रीढ़ पर ध्यान लगाइए और कल्पना कीजिए कि वह नीचे से सिर तक एक सीधी नली है। धीरे धीरे सांस लेते समय महसूस करें कि हल्की सफेद रोशनी नीचे से ऊपर उठ रही है। थोड़ी देर रुककर वही रोशनी सिर के बीच में फैल रही है और सांस छोड़ते हुए शरीर ढीला हो रहा है। बार बार ध्यान लगाने से मन शांत होता है, उत्तेजना घटती है और विचार साफ होते हैं। जब व्यक्ति संयम और आत्मनियंत्रण के साथ जीता है, तो उसकी वाणी में भी स्वाभाविक वजन आ जाता है, क्योंकि उसके शब्द उसके चरित्र, अनुशासन और आत्मविश्वास से निकलते हैं। यही कारण है कि स्थिर और सकारात्मक मन वाला इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर उसी दिशा में अवसर और कर्म जोड़ पाता है। मानसिक मजबूती ही उसकी असली सुरक्षा बनती है, जिससे वह दूसरों की नकारात्मकता से कम प्रभावित होता है। ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ भी यही है, शादी छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और इच्छाओं का स्वामी बनना। आज समाज भोग को अंतिम लक्ष्य बताता है, जबकि वह जीवन की केवल एक सीढ़ी है। असली मंजिल है संतुलित, जागरूक और उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब आप अपनी शक्ति को व्यर्थ न कर उसे अपने लक्ष्य, चरित्र और बेहतर भविष्य के निर्माण में लगाते हैं, तब भीतर स्पष्टता का दीपक जलता है और जीवन की दिशा साफ दिखने लगती है। याद रखिए, आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना और क्षमता का स्रोत हैं। जब भी मन डगमगाए, खुद से पूछिए कि क्या क्षणिक सुख आपके बड़े सपनों से अधिक कीमती है। यही ईमानदार सवाल आपकी राह तय करेगा। और अगर हमारा मन भगवान के नाम में लग जाए, तो वही मन जो भटकता था सही दिशा पकड़ लेता है और धीरे धीरे गलत रास्तों से खुद ही दूर होने लगता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।